भाई अभी जो महंगाई चल रही है, अभी एक में गुजारा कर लो, फिर दुआ करो अल्लाह ताला से कि अपना नसीब अच्छा लाए, उसके बाद जब नसीब जागे तो फिर कर लेना भाई। अभी तो ज़्यादा करोगे तो मसले मसाइल हो जाएंगे। बच्चे बड़े डिजिटल आ रहे हैं, ख़तरनाक, क्योंकि पहले माएँ जो है ना वो शीशे में अपने आप को देखती थी कि बच्चा हम पे जाएगा, फिर अपने शौहर को देखती थी। अब तो वो मोबाइल इतना देख रही है, बच्चा मल्टीपल हो रहा है। हम चमाटे खा के भी अब्बा की बाइक का पंचर लगवाने जा रहे होते थे बगैर चाबी के, बोलते थे पैदल जाओ और पैदल लाओ, और इसको जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती थी, इसको धो। और मैट्रिक में आके भी हमें चाबी नहीं मिली। एक बार मैं गलती से बाइक ले गया था तो अब्बा सामने से आ रहे थे, मैंने बजरी पे बाइक फेंक के खंबे के पीछे छुप गया, जैसे टॉम एंड जेरी नहीं होता था कार्टून। मैंने कहा शायद मैं छुप जाऊंगा, लेकिन अब्बा ने फिर भी देख लिया क्योंकि खंबा पतला था, लेकिन डर इतना था सिर्फ मैंने आगे छुपा ली थी। वजूद मेरा दिख रहा था तो दो गुद्दी पे पड़े, कहने के बाइक उठा और सीधा घर लेके पहुंच। बस मोबाइल और बेड और एसी। उसके अब्बा दुबई से आए ना आए, लेकिन नेट आना चाहिए 24 घंटे में घर के अंदर। फिर कहाँ कर दिया हमला भाई, वहाँ पर मिसाइल मारे, नेट आएगा, आधा घंटा लगेगा, बारिश हो गई, दरख्त गिर गया, हमारा भाई है उसको उठा के ले गया, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, हम अभी काम कर रहे हैं, मेन लाइन टूट गई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आम आदमी हाजिर है आम आदमी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, आज की जो हमारी पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, इनका नाम है अदनान बिकॉज। अदनान बिकॉज इनके नाम की तरह इनकी बातें भी बड़ी यूनिक हैं, और आज हमने इनको अपने प्रोग्राम में इनवाइट इसलिए किया है कि हमारी पॉडकास्ट जब से शुरू हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक्स पे हम लोगों ने बात की थी। तो मैं ये चाह रहा था कि हम कुछ इस तरह की बातें करें जो कि थोड़ा सा लाइटर मोड में चलें, और फिर आपको पॉडकास्ट देख के कुछ हंसने हंसाने का मौका भी मिले। तो अदनान काफ़ी अरसे से जो हैं वो वाबस्ता हैं सोशल मीडिया के चैनल्स पे, आप इनको देखते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स के अंदर, और हमारी भी बात आज इनसे बड़े लाइटर मोड में रही। तो बगैर किसी देर के चलते हैं और बात करते हैं अदनान से। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। अदनान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम निकाला आज आपने हमारे लिए। और मेरी जो पॉडकास्ट है ना वो काफ़ी सीरियस मोड में चली गई थी, और इसको जो है हमें उस मोड से बाहर निकालना था, तो आज हमने इसीलिए आपको इनवाइट किया, और थैंक यू सो मच कि आप आए। बड़ी मेहरबानी। तो अदनान भाई, अपने ज़रा थोड़ा इनिशियल दिनों के बारे में बताएं कि कराची में कहाँ से ताल्लुक़ और क्या कुछ कर बैठे हैं अभी तक आप जिंदगी में? बात दरअसल ये है कि हमारा ताल्लुक़ तो नाज़वा नंबर 1 से, और ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी और गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपनी ज़ात से मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना, जो लड़का लड़कियाँ जो भी हमारे बच्चे बच्ची हैं, तो उनको वो टैलेंट दे सकूँ जो हमने सड़कों से लिया है, इन रोडों से, इन फुटपाथों से जो चीज़ मिली है ना, वो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिल रही। सही बात है। ज़िंदगी गुजारने के लिए डिग्री के साथ साथ ये हुनर होना भी ज़रूरी है कि हमें ठेले वाला किस तरह पागल बना रहा है, उसने आम कहाँ छुपा के रखा हुआ है, वो पिलपिला आम पहले देता है, आलू बुखारे सड़े हुए पहले दे रहा है। तो ये टेक्निक है ज़िंदगी में जीने की कि हम ठेले वाले को कैसे हैंडल करें, रोटी हमें कैसे लेनी है तंदूर से, भाई थोड़ी सेक के दे, वो कच्ची दे रहा है। तो बच्चों को समझाना पड़ता है। हमारे बच्चे घर में तो बोल रहे होते हैं, बेहतरीन एक्टिव, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं ना किसी भी पार्टी में, किसी भी शादी में, तो वो बोल नहीं पाते, वो कान में बोल रहे होते हैं अपनी अम्मा के। तो मैं बोलता हूँ भाई कॉन्फिडेंस लाओ यार, आगे बढ़ो। मतलब कोई भी बात है वो अम्मी के कोने में जाके तुम कान में कर रहे हो, खुल के बात करो ना, सामने क्या चाहिए। अब उसको हम दुकान पे, इवन कि हम दुकान पे खड़े हैं, हमने बोला बेटा कौन सी बॉटल चाहिए आपको पानी, ये चाहिए, चुप, ब्लू चाहिए, चुप, रेड चाहिए, चुप, भाई हाँ। लेकर जब घर पहुंचे तो उसने घर में जाके अम्मी को बोला मुझे तो ब्लू चाहिए थी, मुझे रेड दिला दी। अबे तो वहां क्यों नहीं बोल रहा भाई, घर में आके क्यों बोल रहा? अम्मा तुम्हारी क्या प्रिंसिपल है, या वो मुझे पाल रही हैं, या सारी गोड अम्मा के पास ही है, अब्बा पे हावी हो, अम्मा के कंधे पे ही चढ़ के होना है। वहां पे जब एक बाप पूछ रहा है आपसे, तो मुझे इस बात पे जितने भी कराची के ज्यादातर बच्चे हैं ना, वो घर के अंदर महदूद हो गए, तो उनको वो कॉन्फिडेंस लेवल देना पड़ेगा कि दुकानों पे जाके उनके मुंह में आवाज ही नहीं होती। एक दूसरे बच्चे जो मार्केटों में बैठे होते हैं, ठियों के ऊपर होते हैं, डंडा लेके बैठा हुआ इतना सा बच्चा 7 साल का, बाजी इधर आओ, कितना देगा, इधर आओ, 200 देगा। अब मैं उसको देख रहा हूँ तो मैंने बोला यार इसका कॉन्फिडेंस देखो कि ये एक 35-40 साल की औरत को डील कर रहा है और उससे कमा रहा है। 7 साल का बच्चा, उसके अब्बा नमाज पे गए हुए और वो बैठ के डील कर रहा है यार। तो मैंने अपने मोहल्ले के लड़कों बच्चों को बोला, मैंने कहा देखो यार कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो कि एक बाशऊर औरत जो 45-40 साल की है, उसको इसने ये पर्स या जो भी एक चीज़ है वो बेच दी, सेल आउट कर दी। तो ये बहुत बड़ा हुनर है भाई, ये होना चाहिए। तालीम के साथ साथ आपके एक बच्चा वहीं का इलाके का खड़ा था, मैंने कहा बेटा जो बैग चाहिए ना खुद चप्पल उतारो, अम्मी भी खड़ी थी उसकी, मैंने कहा चढ़ो बैग उतारो, पसंद करो, पहन के देखो, वो शक्ल देख
ना चप्पल उतारी उसने, ना ऊपर चढ़ा उसने। ईगो और वीगो मतलब उनकी नाक है बच्चों की ना। अभी से ही अगर उनके अंदर चीज होगी तो ग्रास लेवल पे होंगे तो ऊपर कैसे जाएंगे? नहीं, बाज दफा अदनान भाई ऐसा भी तो होता है ना कि बच्चों को खौफ होता है अपने पेरेंट्स का कि अब्बा मारते हैं या अम्मा मारती हैं, तो उस चीज का खौफ भी आ जाता है बच्चों के। वो दौर चला गया मारने मूरने वाला। वो हमारे अब्बा थे, जब गुद्दी पे चमाट पड़ता था आंखों से करंट आ जाता था, वो वाले बाप नहीं है अब ना, वो हाथ है अब। बाप भी नाजुक है, बाप भी बर्गर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, बच्चों के साथ वो भी वही खा रहे हैं। तो वो दौर तो चला गया। तो अब हम लोग उनको जिस नज़र से देख रहे हैं तो वो हमारे जैसे नहीं हो सकते, लेकिन हम उनको टिप्स दे सकते हैं कि बेटा जो सालन रोटी में ताकत है वो इन चीज़ों में नहीं है। जो घर में रोटी से आप सालन खाओगे उसमें ताकत है। तो बच्चों के अंदर जो बीमारियां, जो बुड्ढों की बीमारियां, वो बच्चों में, यकीन करें कि आप, ये बड़े अंदर की बात बता रहा हूँ, हर घर के अंदर जितने भी बच्चे बच्चियां हैं ना, उनको वो बीमारियां लग चुकी हैं जो बुड्ढों को लगती हैं। उनके टेस्ट हो रहे हैं, उनके अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। ये मैं आपको बहुत अंदर की बताऊं, उनकी आंतें चिपक चुकी हैं, पापड़ खा खा के, फ्राइज खा खा के, अंदर से बीमारियां इतनी, उन्होंने वो तली हुई चीजें इतनी खा ली हैं कि हर चीज उनको तली हुई चाहिए। और फिर फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती ना, बस मोबाइल और बेड और एसी। उसके अब्बा दुबई से आए ना आए, लेकिन नेट आना चाहिए 24 घंटे में घर के अंदर। अब्बा नहीं आ रहे, उसको कोई गम नहीं है, वो बोलेगा नेट मुझे 24 आवर्स चाहिए, करंट 1 मिनट के लिए नेट नहीं जाए। नेट जाता है तो नेट वालों को बांस से मार रहे होते हैं लोग जा जाके, नेट क्यों नहीं आ रहा, नेट नहीं हो रहा, हमारा निकाह रुक गया, नेट ला फटाफट, हमें वहाँ पे डील करनी है। जितना झूठ नेट वाले बोलते हैं ना कराची शहर या पूरी पाकिस्तान के अंदर, उतना झूठ कोई बोल ही नहीं। या तो कसाई बोलेगा झूठ बकरीद पे, गली के कोने पे हूँ, आप आ जाओ हाजी साहब, बाहर ही खड़ा हूँ, देखा तो आधा घंटा हो गया, गली के कोने से आ ही नहीं पा रहा। अबे कौन सी गली है जो कटी नहीं रही हो, तो आ ही नहीं। मतलब एक बात कह रहा हूँ नेचुरल के, इसको फोन करो केबल वाले को, भाईजान केबल भाई अमेरिका ने हमला कर दिया, वहाँ पे बम पड़ गए, वहाँ धड़क गिरी है उसके ऊपर, तारों के ऊपर। अबे कहाँ कर दिया हमला भाई? वहाँ पर मिसाइल मारे, नेट आएगा, आधा घंटा लगेगा, बारिश हो गई, धड़क गिर गया, हमारा भाई है उसको उठा के ले गया, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, हम अभी काम कर रहे हैं, मेन लाइन टूट गई है। इतने बहाने उनके। अच्छा पैसे लेने आ जाओ, बस मैं गली के कोने पर हूँ, आधे घंटे से खड़ा हूँ, आ ही नहीं रहा। भाई यार क्या टोपियाँ ये। तो ये नेट वाले जो हैं, इनसे आप हुनर सीखें कि किस तरह टोपी देनी होती है। 30 मिनट 25 मिनट तो ऐसा लेते हैं कि बाजी आप पहुंचे हमारा, वो 2 दिन तक आते ही नहीं है वहाँ पर। ऐसा खतरनाक, इतनी मोटी ग्रिल लगा के नेट का ऑफिस है कि इलेक्ट्रिक के ऊपर भी इतनी मोटी ग्रिल नहीं लगी हुई जितनी नेट वालों ने लगाई है। क्योंकि जितना मजमा यहाँ, मेरे तो घर के बराबर में ऑफिस है ना, 10 मिनट के लिए नेट बंद कर दो आप कराची का, बच्चे खाना छोड़ देंगे। जब तक नेट नहीं होता वो बच्चा खाना नहीं खाता है। ये हर घर की कहानी है। उसके सामने मोबाइल रखोगे, निवाला यहाँ होगा, आंखें वहां होंगी, उनके जिस्म पे नहीं लग रहा। अरे पूरा फोकस करके खाओगे तो जिस्म पे लगेगा ना। तुम जब तक मोबाइल सामने होता तुमसे आदत से खाना नहीं उतरता। तो ये बेसिक बातें जो हम पॉडकास्ट के जरिए देना चाह रहे हैं, आपने बुलाया, ये आपकी मोहब्बत है, तो हम इस लहजे के अंदर नौजवानों को पहुंचाते हैं कि भाई अभी भी दुरुस्त हो जाओ, सही हो जाओ। तो अदनान भाई, ये जो चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, जो मैसेजेस आप नौजवानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, इन मैसेजेस में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी जो अब ये हो गई है ना, जैसे आपने बताया कि मोबाइल का, इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग नहीं, बच्चे जो हैं वो हमारे नहीं जा पाते, खाना नहीं खा पाते, इसका उनकी सेहतों पे भी असर पड़ रहा है। तो इसके बाद जो दूसरी नस्लें आएंगी, जो इन बच्चों की नस्लें होंगी, उनका तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मतलब उनके सामने कमांडो होंगे ये हमारे बच्चे, वो इनसे भी गए गुजरे होंगे। जैसे हम अपने बाप के सामने गए गुजरे थे ना, वो हमें दाने देते थे, अरे तुम क्या हो गए मियाँ, तुम्हारी क्या जवानी जो हमारी थी, हम तो ठंडे पानी से मरी में नहाते थे। एक बार अब्बा ने मुझे बोल दिया जज्बात में, मैं गया मरी, पिंडी में हमारे रिश्तेदार है, मेरी पुप्पो ने बोला बेटा पानी गर्म कर दूं। अरे मैंने कहा क्या होता है पानी गर्म? मेरी उम्र थी 20 साल, मैट्रिक में था मैं शायद। मैंने कहा क्या होता है पानी गर्म? हम ऐसे ही नहाएंगे ये वो। मैं कह के भाई घुस गया। अब पिंडी में गया, स्टील का मग्गा था उनका और टाइल वाइल लगे हुए। हमने नल खोला, मैं पता ही नहीं क्या है, हमने जो पहला मग्गा मारा है अपने ऊपर, तो यकीन करो ये बाल नहीं थे जिस्म के, पूरे खड़े हो गए, मग्गा हाथ से छूटा, भड़ाम करके आवाज आई और मैं कोने में थरथरता बैठ गया। पप्पू आई, कहने की बेटा क्या हुआ? मैंने कहा पप्पू कर लो गर्म पानी, हमारी जवानी बाप जैसी नहीं है, हमसे नहीं नहाया जा रहा। तो वो मैं बैठा हूँ वहां पर, वो उन्होंने जो डक खोली हुई थी वो भी बंद कर दी मैंने, क्योंकि जब पानी गिरने के बाद हवा आई है ना वहाँ पिंडी की, मैंने कहा बाबा ये तो कराची वाले, हम तो चाय पापे पे पले हुए, हम थोड़ी पराठे वराठे और ये मलाई वलाई पे चीनी डाल के खाते हैं, तो पंजाब की खुराक है। तो वो मैं बैठा हूँ अंदर, वो गर्म पानी लाएंगे फिर नहाया हूँ। तो वो मैंने बाप को इमेजिन किया कि हम उनकी जगह नहीं ले सकते, मेरा बच्चा मेरी नहीं ले सकता, उसका बच्चा जो होगा वो उसकी नहीं ले सकता। हम
बुराई की तरफ जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। अब बदतर होगा, बेहतर नहीं होगा। तो लेकिन ये कि आप उनको बचाने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपका हक है। आप बाप हो, आप अपनी जबान से बुरा होता हुआ देखो तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते जबान से रोको, जबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा समझो, ये हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लेकिन अब इस मामले के अंदर अगर हम दिल में बुरा सोचेंगे तो उससे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आना ना। बस ये कि शक्ल ऐसी बना लो कि बीवी समझ जाए कि बुरा लग रहा है इनको, वो पूछे भाई क्या वो बुरा लग रहा है कि आपको बोलना बस अब चुप है, बेबस है, क्या करें। तो मतलब ये कि खाना भी अगर आपका कुछ हो तो मुंह बना के तो उसको एहसास हो कि जबान तो बंद रखनी है। जब तक औरत अपनी मर्जी नहीं करेगी, जब तक वो परी नहीं बनेगी, उस पर जबरन आ जाओगी तो चुड़ैल बन जाएगी वो। आपके ऊपर है, आप उसको अपना जबरन करवाते हो या उसकी मर्जी पे छोड़ते हो। सुकून वाली जिंदगी चाहिए, उसकी मर्जी पे छोड़ दो। वो आपको खाना भी टाइम पे देगी, आपकी हर चीज होगी, परी बन के घूमेगी। देखिए आप डिफेंस क्लफ्टन में ज्यादातर परियां बन के घूम रही होती, क्यों? क्योंकि उनके शौहरों ने छोड़ा हुआ था उनकी मर्जी पे। जहाँ जा रही है, जैसे जा रही है, कौन सी गाड़ी, कहाँ क्रेडिट कार्ड। और जो मिडिल क्लास तबका है उसके अंदर क्यों जा रही हो, सर पर दुपट्टा ओढ़ो, मास्क पहनो, बुर्का पहनो, अम्मी को सलाम करो, अब्बा को सलाम करो, नाश्ता दो, अंडा दो, पराठा दो, ये दो, वो दो। वो चुड़ैल बन जाती है, बच्चों को कूटना शुरू होती है, बच्चे कूट रहे होते हैं। डिफेंस में नहीं कूटते बच्चे बोलते हैं एनी प्रॉब्लम, व्हाट हैपेंड, यू टेल मी। ये डिफेंस की है। हमारी मिडिल क्लास की इधर वो शॉपिंग सेंटर में बच्चे कूट रहे हैं, बल्ला चाहिए, क्यों चाहिए, वापिस चल, हाथ पकड़ के घसीट रहे हैं वो। आपने देखे होंगे कि मिडिल क्लास में तो वो यही है कि उनके जो शौहर हैं वो जबरन आए में जबरदस्ती खिदमत करा रहे हैं। मोहब्बत इतनी दो कि वो खुद खिदमत करे तुम्हारी, और अगर तुम बदमाशी से लोगे तो टेढ़ी पतली से बनी हुई है, टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी ये। तो इसके चक्कर में बड़े घर टेढ़े हो गए। सही। तो अदनान भाई क्या कहते हैं आप, ये जैसे हम नई नस्ल के हवाले से बात कर रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि अब हमारे यहाँ जो है वो लव मैरिजेस का जो रुझान है बढ़ता चला जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और अब ये तस्वुर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है कि अरेंज मैरिजेस भी होनी चाहिए। तो आपके ख्याल में क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है? बेहतरीन सवाल किया आपने, बहुत अच्छी बात करी। अब जो मैं देख रहा हूँ माशरे के अंदर, पहली बॉल ट्राई बॉल, पहली शादी ट्राई बॉल हो रही है, वो नाकाम हो रही है। लड़की जब दूसरी कर रही है ना ऑफिस में खुद जॉब करके, क्योंकि उसके बाद परमिट आ जाता है, लाइसेंस आ जाता है, पूरे खानदान वालों को जमा किया, अब्बा ने शादी करी, लोग आए 400-500, कार्ड बटे, सबने देखा, मूवियाँ बनी, लड़की के पास लाइसेंस आ गया कि मैं शादीशुदा हूँ। अब उसको हो गई डिवोर्स या खुला हो गया, वो तो 80% अब हो रहा है। कोर्ट में जाएं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो रिसर्च करें, हर खानदान में डिवोर्स हुई हुई या खुला हुआ, कोई खानदान ऐसा नहीं है, बहुत कम होगा दीनदार जिनके यहाँ नहीं हुई, वरना कॉमन हो गया है। उसके बाद जब वो दूसरी कर रही है ना, दूसरी में क्या होता है, उसके घर वाले बोलते हैं बेटा तुम अब आज़ाद हो, तुम गाड़ी चलाना सीखो, तुम टीचिंग करो, तुम लेंस लगाओ, तुम गोल्डन बाल करो, नाखून बढ़ाओ, उठो नहीं उठो, तुम आज़ाद हो बेटा, अपनी ज़िंदगी खुद हिसाब से जियो। फिर जब वो जीती है, उसके बाद जब वो पसंद करती है लड़का, तो वो शादी कामयाब होती है, क्योंकि वो खुद पसंद, मैंने बोला ना, अपनी मर्जी चाहती है। अगर परी बनना है तो उसकी मर्जी पे छोड़ दो, तो वो फिर मामला, तो उस पर जबरन करोगे तो नहीं होगा। तो आजकल जो फॉल्ट मैंने पकड़ा है कि उसको उसकी मर्जी पे जो वो करना चाह रही है लड़की, उसको जो है उसको प्यार मोहब्बत से उसको दिए जाएं, उसके हकूक दिए जाएं, तो फिर मामला तो उसके हैं। वरना पहली बॉल ट्राई बॉल है, जितनी डिवोर्स हो रही है, पहली शादी दूसरी कामयाब हो रही है, पहली में हो रहा है, दूसरी में वो खुद अपना माइंड सेट करके, क्योंकि उसके बाद इतनी तालीम हुई, हमारी अम्माओं के पास तालीम नहीं थी। डिग्री क्या होती है पता नहीं, क्या किया मैट्रिक, क्या किया 8, क्या किया 7, क्या किया 9, कोई तो बोलिए 5वीं जमात तक, और उन्होंने 6 बच्चे भी पाल लिए, 3 मंजिला मकान भी बना लिए उन जाहिल औरतों ने, और सोने के कड़े। अब जितनी काबिल होती जा रही हैं उतना डिवोर्स का इशू बढ़ रहा है। ऐसी तालीम का क्या फायदा जिससे हमारे घर ना बसे यार। मैं तो इस तालीम को नहीं मानता। अगर ये तालीम रोजी रोटी लाने के लिए हो रही है और घर नहीं बस रहे, नस्ल पे परवान नहीं चढ़ रही, तो फिर औरत का फायदा क्या? हमारे अगर बच्चे दीन की तरफ नहीं जाएंगे, उनको साहबाओं के नाम नहीं पता होंगे, तो फिर बेकार है ऐसी तालीम के आप, या दीन से भी दूर हो और घर भी ना बसा सकें, तो ऐसी डिग्रियों का क्या फ़ायदा कि आपको नौकरी करनी है। घर के अंदर अगर आप 2 आदमी की नौकरी कर रही है, मिसाल ससुर हो गया या शौहर हो गया या बेटा हो गया, ये गुलामी है। घर से बाहर निकलने के बाद आप एरोस्टेस बनती है, 150 आदमी की गुलामी करती है, बैल बजा के बुलाता है, वो गुलामी ज़्यादा बेहतर है, ये गुलामी ज़्यादा बेहतर है। ये वाली है ना, तो औरत है बेवकूफ़, वो बाहर जाके समझती है मैं आज़ाद हूँ, उसको ये नहीं पता बाहर जाके वो कैद हो गई है, क्योंकि वो हर आदमी के आगे जलील होगी। मैडम आप टोकन नंबर दें, आप उठें, आपकी जिम्मेदारी हो, सबकी बातें सुन रही हो। घर के अंदर सिर्फ बाप की और अगर भाई की सुन ले तो वो ज्यादा अच्छा है या वो अच्छा है? ये अच्छा है ना। तो ये एक मैसेज है आपकी पॉडकास्ट के जरिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अदनान भाई ये बताएं कि ये फैशन के बारे में क्या कहते हैं आप? मतलब ये आजकल जो हमारी नई नस्ल जो है वो फैशन के ऊपर, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, मैं किसी पे स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, बट ये कि फैशन के पीछे हर कोई जो है वो बावला हुआ तो चला जा रहा है। देखिए लिबास जो होता है ना, लिबास वो माना कि अच्छी चीज़ है, लेकिन वो एक दायरे में रहते हुए, क्योंकि चड्डे का फैशन बहुत चल गया है।
सही। आप यकीन करें कि चड्डा पहले बच्चे पहनते थे, अब 50 साल का आदमी पहन रहा है। हाँ। जब वो बाइक पे बैठ रहा है तो वो घुटनों से ऊपर हो रहा है। अब हम जाहिर सी बात है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें हर चीज़ करें, हम पॉडकास्ट करें, हम कॉमेडी करें, हम कुछ भी करें, हम जॉब करें, लेकिन एक लिमिट होता है। हमें जहाँ जुड़ना है, हमें जहाँ जाना है, वहाँ का भी हम सोचें अपनी गुफ्तगू में। तो हमें जो जुम्मे में तरबियत दी गई, जब हम जुम्मे में जाते हैं तो हमें वहाँ से पता चला कि उनको सलाम करना भी मुनासिब नहीं है जिनके घुटने दिख रहे हो। मना है दीन के अंदर, वो बराना है अल्लाह की नजर में। हाँ। वो नंगा है, वो सतर ही हमारी घुटने तक आती है। फिर अब इनको कौन समझे? अब वो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, क्या पढ़ रहा है भाई? आईटी कर रहा है, क्या कर रहा है? सीए कर रहा है, क्या कर रहा है? तो क्या फायदा इस चीज का कि तुम सुन्नत को ज़िबा कर दो यार? ये कौन सी तालीम है जो तुम्हें अपनी डगर से उतार दे? मैं इस तालीम और इस डिग्री को नहीं मानता। अपने हदूद में रह के पढ़ो। दाढ़ी वाले, टोपी वाले भी भाई सीए करे हुए, डॉक्टर भी ऐसे हैं जो 5 टाइम के नमाजी हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो एक दायरा को आपके ऊपर अच्छा बुरा बनना। तो लिहाजा वो तालीम हो जो आप अपने लिमिट में रहें। चड्डों का फैशन बहुत चल गया है, तो मैं बड़े अफसोस के साथ देखता हूँ रोड पे बाइकों पे बीवियों के साथ बैठे में 50-40 साल उम्र है, लेकिन उनका पूरा घुटना दिख रहा है। क्या तरबियत होगी? तो फैशन एक लिमिट में होता है भाई, अपने लिमिट में रखें। सलवार कमीज पहने, 10-10 हज़ार के पहने, अच्छे से अच्छा कुर्ता पहने, हर चीज़ पहने। जीन्स पहने तो फटी भी ना हो, साबुत हो। जगह जगह से फाड़ लिया आपने जीन्स, ऐसा लगता है कि पता नहीं चूहों ने कुतर लिया। फैशन वही अच्छा जो आप पे जचे। और तालीम के बारे में क्या, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको लगता है कि नई नस्ल को तालीम से भटका रही हैं, या तालीम बैक एंड पे चली जाती है इन सारी चीज़ों की वजह से? देखिए, तालीम तो भाई ये है कि इल्म और तालीम में फ़र्क है। इल्म भी होना चाहिए। लोग बोलते हैं ना तुम्हें इल्म है, तो वो हदीसें हैं, वो सुन्नतें हैं। जो आदमी बोलता है किसी को मतलब तुम्हें इल्म है, तुम क्या कर रहे हो, तो तालीम नहीं, वो इल्म है। इल्म वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। पहले आदमी, इंसान जो था वो आदमी था, लेकिन इंसानियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। तो इन आदमी में हैवानियत हो सकती है, लेकिन जो इंसानियत लेकर आए हमें वो तो सीखनी है ना। तो बेसिक चीज़ ये कि हमारे जो घर बर्बाद हो रहे हैं, जो हम दीन से दूर, हर चीज़ में जो भी मैसेज होना चाहिए कि भाई इससे भी जुड़ो। और नौजवान नस्ल बहुत हमारी समझ लो कि गाफिल हो चुकी है। हमें उसको बड़े प्यार मोहब्बत से बुलाना है। हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, हम भी जवानी में थे, लेकिन हमारी जवानी उनकी जवानी में फ़र्क है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही ट्रैक से उतरते चले जा रहे हैं। और आजकल जो वो चल गया फैशन, एक इलेक्ट्रॉनिक जो धुआं लेते हैं ये जिस्म में, वो सिगरेट से भी ज़्यादा भयानक है। यकीन करें आप, वो महंगा भी है और वो सीना पूरा ख़त्म कर रहा है नौजवानों का। आगे जाके वो क्या नस्ल के लिए मेहनत करेंगे, क्या घर का कमाएंगे? रिंग ऑफ द किंग यार। आदमी मर्द जब घर में घुसता है तो उसकी एक दबदबा होता है, एक रोब होता है। हमारा बाप जब पहले आता था हम टीवी की आवाज़ हल्की करते, अब पता ही नहीं चलता डैडी या डैड या बॉब आ रहे हैं और जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि अब्बा है कौन इसमें से। तो वो रोब ही नहीं है बाप का। तो लिहाजा ये एक मैसेज है भाई। लेकिन अदनान भाई, ये कि आप भी मतलब जिन एरियाज़ में कराची के बड़े हुए, हम लोग भी बड़े हुए, हमने अपने अतराफ़ में भी उस वक्त, चलें अब आपने वेप की जैसे बात की, तो वेप तो चलो अभी आया, लेकिन उस ज़माने में भी लोग पान, गुटखा, छालिया, सिगरेट, ये सारी चीज़ें जो हैं उस वक्त भी कॉमन होती थी जब हम और आप बड़े हो रहे थे, जब हम और आप वो लड़कपन वाली स्टेज में थे। मैं बताता हूँ आपको, सुतली लटकी भी होती थी पान वाले के, सुतली से सिगरेट जलती थी। सही है। फिर तरक्की हुई, उसने लेटर में सुतली बांध ली। फिर लेटर के बाद तरक्की हुई, बटन दबा के एक स्प्रिंग जलता था लाल, उस पर वो चुपका रह जाता। फिर हम घर से दूर जाके पीते थे, पत्ते तोड़ के हाथ में मलते थे कि घर में खुशबू नहीं आ जाए। फिर 100 फौजू का पान खाते थे, फिर एक दूसरे को मुंह सुंघाते थे। तो बात ये कि ये दबदबा, ये रोक था कि मोहल्ले वाला अगर कोई देख लेता था तो हम बैल बजा के उससे सॉरी करते थे कि अब्बू को मत बताइएगा। अब बाप होटल पे देख के मुंह मोड़ लेता है कि यार वो तो नजर हटा नहीं रहा, मैं ही अपनी इज्जत बचा लूं। तो ये वक्त आ गया। ये हदीस है कि जब बाप बेटे से बात करते हुए डरे तो समझ लो कि कमबख्ती उस औलाद पे कि बाप बात करते हुए डरे। ये हदीस है। ये मैं पॉडकास्ट के जरिए आगे बढ़ा रहा हूँ कि वो वक्त आ चुका है कि बाप बेटे से बात करते हुए डरता है। उसका कमरा नॉक करते हुए डरता है। वो बाइक तेज भगा रहा है, बाइक ले रहा है तो उसको बोलते हुए डरता है। कुछ हो जाता है तो अपनी माँ को बोलता है कि इन्होंने मुझे टोक दिया, मैं गिर गया, इनकी वजह से गिरा हूँ। बाप बेटे की नज़र में गब्बर है और बेटी की नज़र के अंदर वो बादशाह है। बेटी पराई होके भी अपनी होती है, बेटा अपना होके भी पराया होता है। तो ये एक मैसेज है कि भाई बेटों को कि भाई अपने बाप को गब्बर नहीं समझो, वो भी तुम्हारे लिए मसीहा ना कर मुझे नसीहत, दिल मेरा घबराए मैं उसको समझूं दुश्मन जो मुझे समझाए। तो कभी बाप बुरा नहीं चाहता, उसकी बातें तल्ख तो होती हैं लेकिन बड़ी कीमती होती हैं, तो उसको लेनी चाहिए भाई। जवानी अपनी जगह लेकिन बाप अपनी जगह। तो अदनान भाई, जैसे अभी आपने बोला कि कुछ बाप जो हैं, कुछ औलादें जो हैं वो अपने बाप को गब्बर की तरह समझती हैं, लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो कुछ घरों में वाकई गब्बर बसते भी हैं। देखें, गब्बर जो थे वो तो मैं कहूँगा जो 30 साल पहले गब्बर थे। हाय हाय क्या गब्बर थे उस्ताद। गिरबान बुलावा है, सर्दियाँ आ गई, एक रिवायती स्वेटर जो पिछले 20 साल से अब्बा का चल रहा है वो दरवाजे की चौखट पे लटकता है। अम्मा कहती हैं इसको पहन लो, अभी नहीं पहन रहा, पहन लें, इसको ठंड हो रही है, मैं नहीं पहन रहा। हॉट, आस्तीन के बटन खुले हुए,
बाइक पे जा रहे हैं, गिरवान खुला हुआ है, टोपा ओपा सब साइड में फेंका हुआ है, सुबह उठ के नहा लिए, बच्चे घबरा रहे हैं, अब्बा हॉट हुए में। जो गब्बर थे ना ओरिजिनल पुराने, कि जो चाय पीते हुए कप तोड़ दिया करते थे, प्लेटें तोड़ दी, अम्मा किचन में चुपचाप खड़ी हैं, बच्चे रो रहे हैं, अब्बा घर में घुसे, मजाल नहीं किसी की बात कर ले, असल गब्बर वो। अगर ये रूप हमने इख्तियार कर लिया ना अब, तो बच्चे हमारे जनाजे में भी नहीं आएंगे। सही बात। थोड़ा सा तक लहजे में बात कर लें, आपका बच्चा आपसे बात नहीं करेगा। हम चमाटे खा के भी अब्बा की बाइक का पंचर लगवाने जा रहे होते थे बगैर चाबी के, बोलते थे पैदल जाओ और पैदल लाओ, और इसको जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती थी, इसको धो। और मैट्रिक में आके भी हमें चाबी नहीं मिली। एक बार मैं गलती से बाइक ले गया था, तो अब्बा सामने से आ रहे थे, मैंने बजरी पे बाइक फेंक के खंबे के पीछे छुप गया, जैसे टॉम एंड जेरी नहीं होता था कार्टून। मैंने कहा शायद मैं छुप जाऊंगा, लेकिन अब्बा ने फिर भी देख लिया, क्योंकि खंबा पतला था, लेकिन डर इतना था सर मैंने आंखें छुपा ली थी, वजूद मेरा दिख रहा था। तो 2 गुद्दी पे पड़े, कहने लगे बाइक उठा और सीधा कर लेके पहुंच। तो ये था बाप पहले का, कि हम जो है वो खौफ की वजह से खंबे के पीछे छुप रहे हैं, यार शायद खंबा हमें छुपा ले, लेकिन अब्बा ने कूट दिया। तो बात ये कि आजकल तो बच्चे पूरी बाइक मांगते हैं भाई, कहते हैं ये फटफटिया मैं नहीं चलाऊंगा, आप या तो मुझे होंडा दिला दें या मुझे दूसरी आ रही है वो। और वो टारगेट किसको करते हैं? अम्मा को, क्योंकि माँ जो होती है ना वो जिस तरह समझाती है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बाप हावी होता है, बाप होता है जनाबे अली चुमटा, और अम्मा होती है तवा जब बच्चे छोटे होते हैं। और जब बच्चे जवान हो जाते हैं, 4 बेटे, तो फिर बाप बनता है तवा, अम्मा बनती है चुमटा, क्योंकि फिर वो उसके शाना बशाना खड़े होते हैं। फिर अम्मा उसको दास्तान सुनाती है, बड़ा जालिम आदमी था, मैंने गुजारा किया है, बहुत गुस्से वाला था, आए दिन प्लेटें टूटती थी, अपनी बहनों पे लुटाया, सारी जायदाद सारा पैसा अपने घर वालों की तरफ दे दिया, तुम लोग ख्याल नहीं किया। बच्चे हो जाते हैं खलनायक बाप की तरफ से। फिर वो उम्रे में अम्मा को ले आ रहे होते हैं, अब्बा को बोलते हैं अब यार मैं अम्मी के साथ उम्रे पे जा रहा हूँ। शादी में भी अम्मा स्टेज पर खड़ी होती है, अब्बा नहीं होते, वो इधर उधर कहीं वाशकट पहन के भटक रहे होते हैं। तो वो सिर्फ माँ के इंजेक्शन होते हैं जो जवान होने के बाद बच्चों को दिए जाते हैं, कि ये आदमी बहुत सख्त था, मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने किस तरह जिंदगी गुजारी। ये हर घर की कहानी है। तो औरत के कई रूप होते हैं, वो आगे जाके चेंज होती है, शुरू में कुछ होती है, फिर वो आंसू बहाती है। तो ये औरत का भी एक टॉपिक है कि भाई इसको उतना ही रखो जितने इसके हकूक हैं, रोटी कपड़ा मकान, 3 चीजें इसके हक हैं। इसको छत दो, इसका जो जिम्मेदारी आप लाए हो, जो आपने 3 दफा हाँ बोला है, आप इसके दुख दर्द में खड़े हो, इसकी माँ से इसको मिलवाओ। इवन के बाद अब तो सगे भाई को भी उधार देना होता है ना, तो बताओ क्या बोलता है वो, यार मैं तुम्हें कल बताऊंगा। बीवी से पूछता भी, बोलती खबरदार अगर आपने दिया बहुत ही बदतमीज है। तो वो जाके बोलता है मैं नहीं दे रहा। तो सगे भाई को भी वो पैसे, पहले के लोग क्या थे, बगैर पूछे अपनी बहन को सपोर्ट करते थे, बगैर पूछे अपने सगे भाई को बिजनेस करा के देते थे। उसकी बीवी की मजाल नहीं होती थी कि वो बात कर ले। अब तो बीवी बोलती है प्लॉट की फाइल किधर है, चेकबुक किधर है, क्योंकि आपका दिल का मसला है, आपको स्टंट डलेगा भी, आप मरने वाले हैं, हमें सब चीज़ें बता के जाएं, क्योंकि बेटी को गाड़ी चलाना सिखानी है। आपका कुछ पता नहीं, डॉक्टर ने बोला 6 महीने में मर सकते हैं, तो उसको मरने की इतनी फिक्र नहीं, उसको चीज़ों की फिक्र है कि पहले एडॉप्ट सारी चीज़ें ले लूँ, क्योंकि तो फारिग है, मुझे तो अपनी फिटनेस रखनी है। तो ये एक मैसेज है भाई कि अपने आप से प्यार करो, जितने हकूक हैं उतने दो। ज़्यादा एक्सट्रीम में जाओगे, हर चीज़ ज़्यादा बुरी लगती है, भले वो कोई भी हो। तो ये रिश्ते आप समझ रहे हैं कि मटीरियलिस्टिक हो गए, ज़्यादा फोकस हो गया लोगों का कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे। अच्छा अदनान भाई, अपने घर के अंदर भी आपने अपना एक टाइम देखा होगा कि जब माशाल्लाह से आपकी एक फैमिली बनी, जब आपकी शादी हुई। आज जो आप लोगों को देखते हैं, क्या लगता है आपको कि नौजवान नस्ल जो आज जो इस तरफ जा रही है, जिनकी अब शादियाँ होंगी, वो किस तरीके से हैंडल करेंगे अपने लोगों को? जिनकी शादियाँ होंगी, पहले तो बात यह है कि जिनकी शादियाँ होंगी वो शादी ही उस लड़की से करेंगे जो जॉब करती है। ये बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ। ये जितना भी लड़का है ना, जितना भी कोर्सेज कर रहा है, जो भी बाइकों पे जा रहा है, उनकी ज़िंदगी उन्होंने, अब बताऊँ लोग क्या कह रहे हैं। मैंने कहा यार आपकी शादी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी नहीं, खुदा की कसम। अच्छा। मैंने कहा भाई आपकी औलाद है? क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औलाद नहीं है, खुदा की कसम। अब वो वक्त आ गया है जो लोग इन दोनों चीज़ों से भाग रहे हैं। ये मैंने कसम खा के बोला कि उससे बोला अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी नहीं हुई। उसका ज़िंदगी का मकसद सिर्फ 1500 रुपये रोज़, 2000 रुपये रोज़, 12000 रुपये दिहाड़ी मारी, फूड पांडा में बाइक चलाई, नॉर्मल बाहर कोई व्हाट्सएप पे बात करा, रात में बातें करी लड़की से और सो गए। उसकी ज़िंदगी का मकसद ये है। वो माँ बाप के मरने का इंतजार कर रहे हैं कि ये मरेंगे, इनकी दवा दारू के जो पैसे हैं, अम्मी का जो इलाज है, जो हॉस्पिटल का खर्चा है, वो बचेगा तो मैं शादी करूँगा, या फिर कोई ऐसी लड़की हो जो उसे पाल ले। क्योंकि आजकल शादी करने के बाद भी जो है, लड़की को विदा करने के बाद भी सारा खर्चा ससुराल वाले उठा रहे हैं। घर आपको रेंट पे लेना है, ससुराल वाले एडवांस देंगे, मैंने देखा ये लाइव। उसके घर में राशन डालना है, ससुराल वाले करवाएंगे। उसका डिलीवरी केस है, हॉस्पिटल का खर्चा उसके ससुराल वाले। बेटी देने के बाद भी सारे खर्चे आपको उठाने, तो दे क्यों रहे हो भाई? उसको वहां पे रख लो ना, क्योंकि वो कर ही नहीं पा रहा पूरा, वो तो घर में बैठा हुआ। तो ये एक रियलिटी है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हर घर का मसला है। क्योंकि मेरी स्टेट भी है, तो मेरे पास जो केसेस आते हैं मैं देखता हूँ कि भाई वो लड़की विदा करने के बाद भी तो लड़की इतनी हावी हो जाती है घर के अंदर कि उसका दरवाजा कोई नॉक नहीं करता, क्योंकि सबको पता है सोना
अंडा देने वाली मुर्गी है, अगर ये नाराज हो गई तो हम लोगों का क्या होगा। तो सास भी उनको नाश्ता दे रही होती हैं, ससुर भी चुप करके बैठे हुए होते हैं और मजा लेके वो कोई इनको कुछ करते हैं, वो तैयार होती हैं और परफ्यूम ऐसा लगाती हैं, जब वो जीने से जाती हैं तो पूरे रोड में खुशबू आ रही होती है। ये वो बहू है आजकल की, वरना पहले वाली बहू होती थी किचन में होती थी तो वो काम ही कर रही होती थी। ईद वाले दिन भी आवाज देके उनको बोलना पड़ता था दुल्हन आज ईद है कपड़े बदल लो। लेकिन आजकल ऐसा है कि वो दुल्हन पहले ही तैयारी बोलती है, हाजी महफूज से रोटी और शीरवान पकड़ लो, मैं तो कुछ नहीं बना रही, गर्मी बहुत है। 20,000 रुपए का बुटीक का सूट पहन के खड़ी होती है वो किचन के अंदर और बच्चों को चमाटे पड़ रहे होते हैं, मेरे करीब मत आना, बहुत गर्मी है, बाहर अब्बा के पास जाओ। अपने अब्बा उनके लेके हमारे बाप ने गोदों में नहीं उठाया हमें। हमारा बाप, हमारी माँ जाती थी, शादी कैंसिल करती थी, बच्चों का साथ है, इसकी तबीयत सही नहीं है, मैं शादी में नहीं जा रही। अब तो शादी में ले आने के बाद पैम्पर पहना के 3 घंटे तक उसके अंदर रैशेज हो जाते हैं, उसके पैम्पर नहीं उतारती औरतें तो अपने चक्कर के अंदर, क्योंकि उनको दोस्तियाँ निभानी है। तो ये सारी बातें यार, ये तो है नेचुरल है। तो अच्छा अदनान भाई, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लिख के रखी हुई हैं आपके हिसाब से, बताएं। ठीक है, अब ये मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, ठीक है, 4-5 हम एक छोटे छोटे से सवाल लेके चलेंगे। उन 2 ऑप्शंस में से ना आपने एक, ये छोटा सा गेम ही समझ लें इसको, आपने उन 2 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को चूज करना है और फिर आप मुझे बताएंगे कि वो ऑप्शन आपने क्यों चूज किया, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो है नाज़िमाबाद या डिफेंस। नाज़िमाबाद। क्यों नाज़िमाबाद? इसलिए भाई देखो, डिफेंस के अंदर पता ही नहीं चलता कि अब्बा मर गए, बेल बजा के बताना पड़ता है मेरे अब्बू मर गए भाई, आप लोग आइएगा। वो सन्नाटे में, अच्छा कौन वो जो निकल के जाते थे, अच्छा आई थिंक वो कौन, अब मैं भूल रहा हूँ, अच्छा वो अबे भाई इंसान का बच्चा बन, 10 साल हो गए बराबर में रहते हुए, ये वो आई थिंक बेटर नहीं कर, बाप मर गया भाई हमारा। नाज़िमाबाद के अंदर ये होता है कि पूरे रोड बंद, दुकानें बंद, सब लोग खड़े, अपनाइयत है, यूनिटी है, मोहब्बत है। और नाज़िमाबाद के अंदर आपको हर 2 रोटी गरम आप जब घर में रहेंगे तो पहला निवाला तोड़ेंगे तो आपके हाथ से निवाला गिर जाएगा, इतना करीब तंदूर है। और कड़क रोटी आती है, आप वहां पे लेने जाएंगे तो आपको जो है ना वो इतने दूर जाना होगा कि रबड़ की तरह हो जाएगी रोटी, कोरमा भी बुरा लगेगा, रोटी भी बुरी लगेगी। डिफेंस में सन्नाटे, तो लिहाजा वहां पर रहना तो मैं समझता हूँ हिमाकत है कि बच्चों में ना मलाई कुल्फी वाला आता है ना गोलगप्पे वाला आता है। मुझे पता है कि मुझे जो तरबियत करी है वो गोलगप्पे वाले ने करी है। एक बार मैं अम्मी के पैसे चुरा रहा था किचन में, चाय की पत्ती में 5 रुपए थे, तो वहां से गोलगप्पे वाले चोरी करना जुर्म है प्यार, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला यार चोरी का मेहनत करके खाना मैंने वापस रख दिए। तो नाज़िमाबाद में गोलगप्पे वाले भी तरबियत कर रहे होते हैं, तो मलाई कुल्फी वाला जो गुलाबी रंग का खोया लगा के देता है फुड़क करके, वो टैलेंट वहां पे नहीं। और आधी खाते खाते गर्मी इतनी होती है कि वो आधी आइसक्रीम रोड पे गिर जाती है, गोला घंटा भी फड़ करके टूट के गिरता है। ये चीजें वहां नहीं है, वहां तो सुन पट्टी है, वहां पता ही नहीं कि क्या है, मम्मी डैडी बच्चे गुलाबी, पता ही नहीं चलता कि यार इसमें अम्मा कौन है, बेटी कौन है। वो उसके सामने सिगरेट पी रही है, वो उसके सामने से पूछना पड़ता भाई ये लोग कौन लोग हैं यार, आपस में रिश्ते तो बता दो इन लोगों के, तो पता ही नहीं चल रहा होता कि रिश्ते क्या है। वो जिंदगी नहीं है यार, ये जिंदगी है। एक बार मैं बैरियर टाउन के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने पूछा यार, उन्होंने बोला मुझे लिफ्ट दे दें। मैंने बोला यार इतनी दूर मस्जिद है यार, जनाजे को कंधा कौन देता है यार, गाड़ी में रख के लाते हैं जनाजे को या पैदल लाते हैं, इतनी दूर मस्जिद है तो रास्ते में बैठ जाएंगे सब। और मैंने कहा कोई ठेले वाला दिख नहीं रहा, ना कोई ऐसे मामलात हैं। मैंने कहा अजीब सी जिंदगी यार, किस तरह बच्चों में टैलेंट आएगा, कैसे उनमें जो आगे बताते हैं पतंग उड़ा रहे हैं या पतंग उसकी छत पे आ गई बैल बजा रहे हैं, किसी ने मांझा पकड़ के तोड़ दिया, किसी का कबूतर कट के गिर गया, वो कबूतर की टोली उड़ा रहा है, वो पतंग अड़ा मेरे कबूतर आ रहे हैं, ये वाली चीजें वहां नहीं है तो ये मिलेगा ही नहीं। ये जवाब इसका। ये हालात जो है ना वो बड़ा कुछ सिखा रहे होते हैं इंसान को, तो ये डिफेंस में रहने वाले आप समझते हैं कि हालात से नहीं गुजरे हुए होते नहीं। इस तरीके से। अच्छा अदनान भाई, अब ये बताएं, आप मोहब्बत में शादी से पहले की मोहब्बत के कायल हैं या शादी के बाद मोहब्बत के कायल? शादी के बाद मोहब्बत हो तो भाई ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका दिमाग खा जाएगी वो जो पहले मोहब्बत करके लाए हो, क्योंकि तुम इतनी कस्में और वादे कर चुके होते हो उससे, मैं तुम्हें यहाँ ले जाऊँगा, मैं तुम्हें सीबी ले जाऊँगा, हम फार्म हाउस जाएंगे, हम दुबई जाएंगे, हम उम्रे पे जाएंगे, हम ये करेंगे, हम ब्लैक सूट पहने, हम बर्थडे बनाएंगे, हम यहाँ सेलिब्रेट, हम इस रेस्टोरेंट में आएंगे। जब शादी होती ना तो उसका बच जाता है बाजा, फिर वो सारी बातें याद दिलाती है, आप तो ये कहते थे, आप तो वो कहते थे, तो फिर वो पिस्ता चला जाता है। उधर से घर वाले उसके हमला करते हैं, तू अपनी पसंद की लाया, तू संभाल भाई इसको, हम नहीं पढ़ रहे आपके मसलों में, आपकी पसंद है आप संभाले। तो वो हर जगह से पिसता है। तो मैं चाहता हूँ कि माँ बाप की पसंद की लिया है और फिर उसके बाद मोहब्बत कर ले उससे, जैसी भी है, मोटी है, ताज़ी है, जैसी भी है, उसका शेव आ रहा है, मूछें आ रही है, जैसी भी लड़की है ना थ्रेडिंग कर रही है। पहले हमारी माओं के यही सिलसिले थे भाई, और नमक लग के रगड़ लिया करती थी, खालाएं पुप्पियाँ, ये मोटी मोटी रिजवाना, फरजाना, शगुफ्ता, ये मलाले नाम ही नहीं है। अब तो सारे नेहा, सोनिया, पोनिया, वो है भी वैसी कौन जैसी। तो बात ये कि पहले की औरतें होती थी, बाजू भी 22 इंच का 17 इंच के बाजू होते थे। और मेरी बहन से एक बार पड्डा हो गया, मेरी बहन ने क्या कूटा था मुझे यार, अल्लाह ताला से जन्नत नसीब करे, ऐसी सेहतमंद, ऐसा गोल मुंह था, 4 किलो खाती थी वो। उसने मुझे कोने पे बैठने पे, जब मैं टैक्सी में बैठता था ना अब्बू के साथ,
तो वो मैं कोने में बैठता था कि भाई तुम बीच में बैठो। उसने जो कोनियाँ ऊनियाँ उसने वही लिमटा दिया भाई मुझे। उसने मुझे गाड़ी के अंदर ऐसा कूटा है बहन ने। अम्मी ने बोला किस तरह मारा है तूने, नाखून नाखून सब। एक बार तो ऊपर चढ़ के बैठ गई थी, टेढ़वा दबा दिया मेरा बहन ने। मैंने बोला यार ये बहन है क्या है, तो खुराकें थी पहले लड़कियों की, अब तो लड़कियां इतनी नाजुक है बेचारी कि वो पेपर दे के आती हैं तो घर में घुसते हुए भाग गया। और उनकी माँ ने बेकार किया पता है। ये किराए पे रह रहे के ना, ये जितनी फोड़ औरतें हुई हैं वो किराए के मकान से हुई। पहले सीमेंट की चादरें होती थी लेकिन अपना होता था, काला फर्श होता था लेकिन अपना होता था। माँ उसको चांद रात वाले दिन शीशे की तरह चमकाती थी। अगर उसके पाइप उड़ गए तो खाली दूध के डब्बे रख देती थी शोकेस के नीचे, ये पहले होता था। प्लास्टिक की शीट बिछा दी। अब लड़कियां जो हड़ाराम वो फोड़ हुई हैं वो क्यों हुई हैं, मेन बुनियाद रिसर्च कर दिएगा। आपको ये एक मैसेज दे रहा हूँ, किराए के घर के ऊपर। किराए के घर में उसके पास लैपटॉप भी है, किराए के घर में माइक्रो ओवन भी है, किराए के घर में डाइनिंग टेबल भी है, किराए के घर में नेट भी है, किराए के घर में मोबाइल भी है, किराए के घर में एसी भी है, इन्वर्टर एक कमरे, 2 कमरों के मकान में रह रही है, हर फैसिलिटीज है। 3 साल बाद घर चेंज करती है, ना बटन साफ करती है ना किचन साफ करती है। किचन में लाल बैग, छोटे वाले लाल बैग हजारों की तादाद में। वो कहती है बस अभी रहने के काबिल भी दूसरा घर, एडवांस लिया पलटी। तो बात ये कि सफाई इन लोगों से हट गई, क्योंकि रेंट के घर पे वो शौहर भी बोलते हैं हाँ किराए गए तुम क्या करोगी, हमारा तो है भी नहीं। इंशाल्लाह जब अल्लाह हमें अपना देगा, 20 साल हो गए अपना नहीं देता, क्योंकि नियत ही साफ नहीं है। जब दूसरे को माल को इस तरह इस्तेमाल करोगे तुम अपना मकान अल्लाह नहीं देगा। जैसा लो वैसा दो। तो ये एक मैसेज है कि लड़कियां जो हड़ाराम हुई हैं, रेंट के ऊपर ज्यादा इशू हो चुका है आजकल। मालिक खुदा की कसम पजामा कुर्ता पहन के किराया लेने जाता है, और जो किराएदार है वो ऐसे भरम से उतर रहा होता है जैसे मकान इसी का है। 2 मोबाइल हाथ में, परफ्यूम के फवारे आ रहे हैं, ऑल्टो 0 मीटर खड़ी हुई है, बेगम उसकी ऐसे तैयार होकर ऐसा लग रहा है ये ऑनर है, और मालिक जो है वो किराएदार है। क्योंकि मालिक बेचारा वो लेके घर जो उनके अब्बा दादा का था किराए पे चल रहे हैं, लेकिन किराएदार जो है गाय भी उससे महंगी ला रहे हैं। किराएदार की जो गाय होती है ना वो मालिक की गाय से महंगी होती है भाई। किराएदार के भरम ही अलग है, उसके जिंदगी का मकसद ही किराया हो गया, अपने पे जा नहीं रहा वो। सही। तो अदनान भाई, बच्चा एक या कई एक? भाई अभी जो महंगाई चल रही है अभी एक में गुजारा कर लो, भी दुआ करो अल्लाह ताला से कि अपना नसीब अच्छा लाए, उसके बाद जब नसीब जागे तो फिर कर लेना भाई। अभी तो ज़्यादा करोगे तो मसले मसाइल हो जाएंगे बच्चों को। बच्चे बड़े डिजिटल आ रहे हैं ख़तरनाक, क्योंकि पहले माएँ जो है ना वो शीशे में अपने आप को देखती थी कि बच्चा हम पे जाएगा, फिर अपने शौहर को देखती थी। अब तो वो मोबाइल इतना देख रही है बच्चा मल्टीपल हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या है किस पे गया है, कौन से मामला हो गए, कौन से ड्रामे में सेट हो गया, कौन सी किस्त का अस आ गया। मेरे ख्याल से कोई ड्रामे की आखिरी किस्त होती है जो बच्चे में चली जाती है, क्योंकि ड्रामे इतनी डूब के देख रही है। ये साइंस कहती है कि जब बच्चा होता है तो माँ जिस चीज़ को ज़्यादा देखेगी वो असर उसमें आएगा। पहले लोग कुरान की तिलावत करते थे कुछ, अब तो गिबतें हो रही होती हैं, चाहे सियासत हो रही होती है, घर के अंदर ज्वाइंट फैमिली में बड़े मसाइल होते हैं, तो बच्चा भी बड़ा फितरती हो रहा है। सही। अच्छा अदनान भाई, अभी कुछ दिनों पहले मैं जब आपको बुलाने का इरादा कर रहा था तो मैं आपके व्लॉग्स और आपकी ये सारी चीज़ें देख रहा था। उससे रिलेटेड मेरा एक सवाल है, जो आपने अभी रिसेंट बकरीद के हवाले से जो व्लॉग्स अपने बनाए थे जिसमें आप मंडी भी गए थे और सब, तो उससे रिलेटेड मेरा आपसे सवाल होगा कि आंडू या खस्सी? खस्सी, क्योंकि देखिए आंडू बकरा जो है ना कोई नहीं समझ सकता, एक तो स्मेल होती है उसमें, और वो अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जो उसने टकरे मार मार के दीवार गिरा दी थी। तो वो एक मैसेज था कि भाई इनके दिमाग में मत्थे नहीं लगो, ये वही संभाल सकते हैं जो कसाई वसाई होते हैं। बच्चों के घरों के अंदर खस्सी लाओ जो उसको संभाल सकें, कोई ज़हनी या जिस्मानी नुकसान ना पहुँचा सकें। और तरीका भी यही है कि भाई जो खस्सी बकरा हो उसकी ज़्यादा वो है खसूसियात बानिस्बत उसके, क्योंकि वो दीवार गिराने के बाद तो और लोग डर गए, उसने ऐसी टकरे मारी हैं, वो वीडियो जो वायरल हुई है पूरी दीवार गिरा दी उसने। बड़ा खतरनाक डर बैठ गया बच्चों के दिल में कि बाबा ये वाला बकरा मत लाइएगा, हमें तो क्यूट सा चाहिए छोटा टेडी। तो वो ला के छत पे छोड़ दो, बच्चे उससे खेल लेंगे। ये सवाल का जवाब था, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। तो अदनान भाई, बस ये कि हम अपना प्रोग्राम अब रैप अप करें, जाते जाते कोई मैसेज जो आप देना चाहें अपनी किसी के हवाले से भी इस पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से। भाई यही मैसेज है कि यार भाई देखो दीन को भी अपने साथ रखो, नमाजें कायम करो, और जो है नमाज जो है पढ़ना है। हम मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं, हम इधर उधर भटक रहे हैं। कोर्सेज अपनी जगह, तालीम अपनी जगह, लेकिन जो सर झुका के मिलता है वो सर उठा के नहीं मिलता। लिखा हुआ था मस्जिद पे कि अल्लाह के पास बहुत कुछ है देने के लिए, आपके पास कुछ वक्त है लेने के लिए, हमारे पास वक्त ही नहीं है, तो फिर किस बात का रोना। सही है? सही। अदनान भाई बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया। जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड, और आज इस एपिसोड को करने का मकसद हमारा यही था कि कुछ थोड़ा सा लाइटर मोड में हम बात करें। बहुत ज़्यादा हमारी जो इनिशियल पॉडकास्ट जब से शुरू हुई है और अभी तक जो है वो हमने सारी पॉडकास्ट जो है वो बड़े सीरियस मोड में की, तो ये थोड़ा लाइटर नोट पे हमारी पॉडकास्ट थी। और आई होप कि ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आएगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो करना, तो ये तो आप लोगों का काम ही है।
तो जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर किसी नए एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ. Until next time, keep learning, keep growing and keep making a difference. This is the Aam Aadmi signing off. Allah Hafiz.